डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट जिला करने जा रहे हैं। कौन सा जिला है? कांगड़ा। हिमाचल की हिस्ट्री में जब हम देखते हैं तो हमारे पास 4 प्राचीन जनपद थे। कौन कौन से थे? त्रिगढ़, कुलिंद, कुलूत और औदुंबर। तो इसमें हमारे पास सबसे प्राचीन जिसकी जनपद की बात हो रही है उस जनपद का क्या नाम है? त्रिगढ़। तो कांगड़ा जिले का ही पुराना नाम क्या है? त्रिगढ़ है। ये जो त्रिगढ़ आपके पास जनपद था इसकी स्थापना किससे मानी जाती है? तो एक हमारे पास पहाड़ी एकमात्र ऐसे राजा थे जो कौरवों की तरफ से उन्होंने महाभारत में युद्ध लड़ा था। राजा का नाम था सुशर्मा। क्या नाम था राजा का? जिन्होंने एकमात्र पहाड़ी राजा जिन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। ये भी क्वेश्चन आता है। वो कौन थे? सुशर्मा। युद्ध के बाद क्या हो जाता है? वो हिमाचल आते हैं और यहाँ पर एक रियासत की स्थापना करते हैं, एक जनपद की स्थापना करते हैं जिसका नाम था त्रिगढ़। सबसे प्राचीन जनपद कौन सा है? त्रिगढ़। और इसकी राजधानी बनाते हैं वो किसको? नगरकोट। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कांगड़ा का प्राचीन नाम त्रिगढ़, अगर त्रिगढ़ तो ऑप्शन में नहीं हुआ नगरकोट, नगरकोट नहीं हुआ तो नगरकोट को ही अन्य नाम से जाना जाता है भीमकोट। तो ये इसी के नाम है। ठीक है। अब एक जब जिला बनता है हमारे पास तो बहुत सारी रियासतों से मिलकर बनता है एक जिला हमारे पास। और त्रिगढ़ इसका क्या है? प्राचीन नाम। किसने स्थापना की कांगड़ा की? सुशर्मा। जो कांगड़ा जिले में आपके पास वंश चला है, जैसे राजाओं का वंश चलता है, चंबा जिले में कौन सा वंश चला था? सूर्य वंश चले थे हमारे पास। ठीक है। किसने की थी चंबा जिले की स्थापना या चंबा रियासत की स्थापना? राजा मारू ने। किसकी स्थापना की थी उन्होंने? भरमौर। भरमौर का पुराना नाम ब्रह्मपुर की। और हमारे पास सुशर्मा आते हैं, किसकी स्थापना करते हैं? तो ये कौन से वंश आते हैं? ये आते हैं कटोच वंश। कटोच वंश कौन से जिले में था? कांगड़ा जिले में। कांगड़ा से कटोच वंश आपको याद रहेगा। और चंबा में कौन सा वंश था? सूर्यवंशी। नेक्स्ट लिखो आपके पास कांगड़ा जिले में एक बहुत ही फेमस किला है। किले का नाम है कांगड़ा किला। क्वेश्चन आता है कांगड़ा किले का निर्माण किसने करवाया? कांगड़ा किला। ये कांगड़ा किला फेमस क्यों था? क्यों विख्यात था? इसी किले के अंदर एक मंदिर था, बहुत ही फेमस मंदिर। मंदिर का नाम है ब्रिजेश्वरी मंदिर। कौन सा मंदिर था? ब्रिजेश्वरी मंदिर। अगर आपको पता होगा बहुत सारे मुस्लिम अटैक भारत में हुए हैं, तो बहुत ही फेमस अटैकर जिसने 17 बार भारत में अटैक किया, क्या नाम था उनका? मोहम्मद गजनवी। तो मोहम्मद गजनवी ने 1009 ईस्वी में कहाँ अटैक किया था? ब्रिजेश्वरी मंदिर पर। और ये ब्रिजेश्वरी मंदिर कहाँ है? ये कांगड़ा किले के अंदर है। ठीक है। तो मैक्सिमम जितने भी अटैक होते थे वो कांगड़ा किले पर ही होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि ब्रिजेश्वरी मंदिर वहां था, ज्यादा धन वहीं पर होता था, तो इसी को लूटने के लिए सबसे ज्यादा अटैक कहाँ हुए हैं? कांगड़ा किले के अंदर। तो अब क्वेश्चन आता है कांगड़ा किले का निर्माण किसने करवाया? फिर ब्रिजेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सुशर्मा ने ही इनका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ब्रिजेश्वरी मंदिर पर किसने अटैक किया था? मोहम्मद गजनवी ने भारत में कितने बार अटैक किए हैं? और कब से कब तक? 1001 से 1027। ठीक है। 1001 से 1027 तक इसने लगातार कितने अटैक किए हैं? सबसे फेमस अटैक कौन सा रहा है मोहम्मद गजनवी का? सोमनाथ का अटैक। आप बताओ कब हुआ है सोमनाथ मंदिर पर अटैक? नहीं, 1025 में होता सोमनाथ में अटैक। कहाँ है सोमनाथ का मंदिर? गुजरात में। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। टोटल कितने अटैक किए हैं? 17 बार अटैक किया है। किसने? मोहम्मद गजनवी। कब से कब तक किए हैं? इसने 1001 से लेकर 1027 तक लगातार कितने अटैक किए हैं? 17। 1009 में कहा किया था और 1025 में जिसका अटैक रहा है वहां रहा है सोमनाथ मंदिर पर। कहाँ है सोमनाथ मंदिर? गुजरात। लोकेशन भी पूछी जाती है मंदिरों की। अच्छा मेरे को बताओ कोणार्क मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम के मंदिर तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर, मामा भांजा मंदिर। ठीक है। तो मंदिरों से क्वेश्चन हो गए। ब्रिजेश्वरी मंदिर। अच्छा क्वेश्चन आता है ब्रिजेश्वरी मंदिर भूकंप के कारण कब ध्वस्त हुआ था? 19
1905 में यहाँ पर भूकंप आया था, जिस कारण क्या हो गया था, मंदिर ध्वस्त हो गया था। और 1920 में इसका क्या करवाया गया था, पुनः निर्माण करवाया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लिख लेना है, ध्वस्त हुआ था और पुनः निर्माण। डेट्स को याद रखना, ये पूछी जाती है। ये सारे किसके शासनकाल की बात हो रही है, सुशर्मा की ही बात हो रही है। मोहम्मद गजनवी से अटैक की बात करें तो पहला मुस्लिम आक्रमण भारत में किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। उसके बाद आया मोहम्मद गजनवी और उसके बाद कौन आता है, मोहम्मद गौरी। गजनवी और कासिम अटैक करते हैं, लूटपाट करते हैं, वापिस चले जाते हैं। यहाँ आकर जो वंश कंटिन्यू करते हैं वो कौन से थे आपके पास, मोहम्मद गौरी। तो ये काम होता है हिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास सुशर्मा से पूछे जाते हैं यही है, स्थापना से भी यही है। अब कांगड़ा किले से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। तो कांगड़ा किले से क्वेश्चन है आपके पास, दिल्ली के किस राजा ने ब्रिजेश्वरी मंदिर से लूटपाट करके 1300 पुस्तकों का फारसी अनुवाद करवाया था। तो लिख लो, तुगलक वंश के राजा फिरोज शाह तुगलक कितनी पुस्तकों का फारसी अनुवाद करवाया था इन्होंने, 1300 पुस्तकों का फारसी अनुवाद। और फिरोज शाह तुगलक और भी इंपॉर्टेंट काम किया इन्होंने, क्या किया है, दिल्ली सल्तनत में बैठकर इन्होंने पहली बार क्या किया था, शुरू यहाँ पर जजिया कर शुरू किया था। जजिया कर क्या था, ये जजिया कर एंटी मुस्लिम कर था, ये मुस्लिम कर को नहीं देते थे। और भी इन्होंने जो सबसे पहले जजिया कर को इंट्रोड्यूस करवाया था वो किसने करवाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। कहा किया था इसने, जब अटैक किया था तो उसने किया था आपके पास कहां था, सिंध प्रांत और मुल्तान में इसने अटैक किया था। मोहम्मद बिन कासिम की बात हो रही है। वहां पर इसने जजिया कर लगाया और वहां पर इसने कंडीशन रखी कि एक तो मुस्लिम इस कर को नहीं देंगे और भी 5 कैटेगरी थी, कौन कौन। सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो बूढ़े लोग हैं वो कर नहीं देंगे, फिर बताया कि बच्चे हैं वो भी कर नहीं देंगे, फिर बताया कि महिलाएं हैं वो भी कर नहीं देगी, फिर विकलांग लोग भी कर को नहीं देंगे और ब्राह्मण भी इस कर को नहीं देंगे। ये किसकी कंडीशन थी, फिरोज शाह मोहम्मद बिन कासिम की थी, ठीक है। उसने लगाया था ये मुल्तान और सिंध प्रांत में ये कर। फिर उसके बाद हमारे पास मोहम्मद गौरी आते हैं, फिर उनके वंश चलते हैं आगे को, और फिरोज शाह तुगलक आ जाता है, ठीक है, तुगलक वंश चलता है। तो दिल्ली में सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, जजिया कर को इंट्रोड्यूस करवाया था। और इन्होंने कौन सी कैटेगरी को छोड़ दिया था कि ब्राह्मण भी इस कर को देंगे, ये ब्राह्मणों से भी कर लेने लग गया था, ठीक है। अब जजिया कर से क्वेश्चन आता है, जजिया कर को किसने टेम्परेरी बंद किया था, थोड़े समय के लिए बंद किसने किया था, अकबर ने। फिर इसको पुनः किसने शुरू किया, औरंगजेब ने। अब लास्ट में क्वेश्चन आता है कि जजिया कर को पूर्णतः किसने समाप्त किया था, तो उनका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये आपने याद रखना है, टेम्परेरीज को बंद किया था अकबर ने, पूरी तरह कौन से बंद करके गया था, मोहम्मद शाह रंगीला। रिपीटेड क्वेश्चन आया कि इसको पुनः किसने शुरू किया था, अकबर के बाद औरंगजेब ने इसको शुरू किया था। अकबर ने बंद किया था, औरंगजेब ने इसको फिर से शुरू कर दिया। फारसी फिरोज शाह तुगलक ने कितनी 1300 पुस्तकों का क्या करवाया था, फारसी अनुवाद। अब देखो कांगड़ा किला फेमस है, फिर बाद में आपके पास सल्तनत चलती है और आपके पास आ जाता है दिल्ली में कौन सा, मुगल सल्तनत, मुगल काल चल पड़ता है। तो मुगलों के अधीन भी आपके पास कौन सा कांगड़ा किला गया, कब गया, तो मुगलों के अधीन कांगड़ा किला कब हुआ, और उन्होंने पहला किलेदार किसे बनाया, पहला मुस्लिम किलेदार कब गया तो, हाँ जी लिखो, 1620 में जो कांगड़ा किला है वो मुगलों के पास चला जाता है और इसका पहला मुस्लिम किलेदार, पहला मुस्लिम किलेदार बनते हैं कौन, नवाब। ये क्वेश्चन आया था, नवाब अली खान किलेदार हो गया जो क्या करेगा, किले की देख रेख करेगा, ठीक है। तो कौन से बैठे थे वहां पे, इसको चला हैंडल कौन कर रहे थे,
एक्चुअली में मुगल कर रहे थे, फिर उन्होंने अपना एक बंदा रख लिया। तो कौन था उनका पहला मुस्लिम किलेदार? नवाब अली खान। और इसी के बाद अंतिम से पूछा जाता है अंतिम किलेदार, अंतिम मुस्लिम किलेदार कौन थे? सैफ अली खान। कब थे? डेट से याद रखनी है आपने, 1740 में आपके पास अंतिम जो मुस्लिम किलेदार रहे हैं वो कौन रहे हैं? सैफ अली खान। अब हम करने जा रहे हैं गोल्डन एज पीरियड ऑफ कांगड़ा, जो बहुत ही फेमस है, जिससे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको किस राजा के शासनकाल को कांगड़ा का गोल्डन एज पीरियड कहा जाता है? गोल्डन एज पीरियड ऑफ कांगड़ा। अब आपको क्यों लगता है, क्या क्यों कहा जाता होगा कांगड़ा को गोल्डन एज पीरियड? क्या होगा इसमें? सोना ही बांटेंगे वो तब गोल्डन आ रहा है, ठीक है। किसी भी राज्य के गोल्डन एज तब कहा जाता है जब उसमें संस्कृति का ज्यादा चलन होता है, ज्यादा साम्राज्य विस्तार होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? या फिर ज्यादा डेवलपमेंट जिसके समय में हुई तो उसे कहते हैं गोल्डन एज पीरियड ऑफ किसी भी स्टेट का। या फिर आपके पास तो वो थे आपके पास राजा संसार चंद्र द्वितीय। द्वितीय याद रखना है आपको, संसार चंद्र द्वितीय, मतलब रिपीट हो रहा है ये नाम। तो ये आते हैं कांगड़ा के सबसे शक्तिशाली राजा किसे कहा जाता है? संसार चंद्र द्वितीय को ही कांगड़ा का सबसे शक्तिशाली राजा कहा जाता है। इनका टाइम पीरियड लिख लो, 1775 से लेके 1824। जो आपके पास संसार चंद थे, ये कांगड़ा के राजा तो थे ही, पर ये साथ साथ के जितने भी क्षेत्र थे उनका अपने विस्तार हेतु ये हर एक राजा के साथ पंगा ले रहे थे, ठीक है, अटैक कर रहे थे। उस समय साम्राज्य विस्तार कैसे होता था? उसके दो ही तरीके थे आपके पास, या तो शादी करके आप दहेज में किसी क्षेत्र को ले लो, या तो फिर अटैक करके उस क्षेत्र को जीत लो। यही दो चीजें चलती थी। तो संसार चंद बहुत ही पराक्रमी राजा थे, ये बहुत सारे युद्ध करते थे और इन्होंने अपने आसपास के जितने भी आप देखोगे कौन कौन से कांगड़ा के साथ लगते हैं जिले, बताओ जरा मेरे को। मैप में मैंने आपको बताया है सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन कौन से जिले शेयर करते हैं हिमाचल प्रदेश के? मंडी और कांगड़ा। कितने कितने जिले साथ लगते हैं ये? 6 दोनों 6 के साथ सीमा टच करते हैं आपके पास। तो कांगड़ा की सीमा चंबा के साथ भी लगती है, लाहौल स्पीति के साथ भी लगती है, मंडी के साथ भी लगती है, कुल्लू के साथ भी लगती है। तो ये सारी स्टेट्स को कवर कर रहा था। जितने इसके साथ राजा या फिर सीमा शेयर कर रहे थे उनके साथ अटैक हो ही रहे थे इसके, ठीक है। तो संसार चंद्र द्वितीय को पहाड़ी बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। लिखो, उन्होंने एक उपाधि मिली थी उनको, पहाड़ी बादशाह के नाम से किस राजा को जाना जाता था? पहाड़ी बादशाह। अब आप देख रहे हैं उनका शासनकाल इतना लंबा चल रहा है, तो ये मात्र 10 वर्ष की आयु में ही राजा बन गए थे। अब मैंने कहा कि सारे साम्राज्य को इधर उधर तंग ही कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, इधर उधर के राजा क्या होते हैं इनसे परेशान हो जाते हैं। तो होता क्या है कि सारे राजा परेशान हो जाते हैं। इन्होंने हर एक राजा पर अटैक किया है, कुल्लू के राजा पर भी किया था। आपके पास रियासतों के नाम अलग अलग रहते हैं। तो एक रियासत का नाम है हिंदूर, जिसको हम हंडूर भी कहते हैं। हिंदूर के राजा कौन थे? हिंदूर रियासत के राजा, या फिर हिंदूर किसका पुराना नाम है? ये भी क्वेश्चन आता है। हिंदूर किस रियासत का पुराना नाम है? हिंदूर या हंडूर? ये पुस्तक में आपको हंडूर भी मिलेगा। तो ये है नालागढ़ का पुराना नाम, ये चीज आपने याद रखनी है। हिंदूर किसका पुराना नाम है? नालागढ़ रियासत का पुराना नाम। हंदूर रियासत के राजा थे, राजा का नाम था महानीचंद। जब संसार चंद द्वितीय सभी को तंग कर रहा था, अटैक कर रहा था, आपको पता होगा मंडी के एक ऐसे राजा थे जिनको संसार चंद द्वितीय ने 12 साल नदौन की जेल में रखा था। तो लिख लो, मंडी के किस राजा को संसार चंद द्वितीय ने 12 साल, या तो जगह का नाम पूछा जाता है कौन सी जेल में, 12 साल नदौन की जेल में कैद किया था।
राजा का नाम था, मंडी के राजा थे। ऐसा था उनको मंडी के राजा के सरनेम क्या लगता है? सेन। राजा का नाम था ईश्वरी सेन। कौन थे वो? ईश्वरी सेन को कहां के राजा थे? लिख लेना, मंडी के किस राजा को 12 साल नदौन की जेल में संसार चंद्र द्वितीय ने कैद किया था? तो थे ईश्वरी सेन। अब सारे राजा इनसे तंग हो चुके थे। वैसे ही आपके पास एक राजा थे महानचंद, हंडूर रियासत के। ये भी बहुत परेशान हो चुके थे इनके अटैक से। तो ये क्या करते हैं, जब इन्हें पता चलता है कि संसार चंद्र द्वितीय इनके ऊपर अटैक करने वाला है या फिर इनकी लड़ाई होने वाली है इन फ्यूचर, तो ये क्या करते हैं, ये जाते हैं गोरखा कमांडर के पास हेल्प के लिए। तो आपके पास नेपाल या आपकी कमांडर थे, कमांडर गोरखा कमांडर। बहुत ही फेमस लड़ाई हुई है ये गोरखा कमांडर। कमांडर का नाम था अमर सिंह थापा। ठीक है, अमर सिंह थापा से के पास जाते हैं और वहां पे जाके बोलते हैं कि भैया आज के मेरी मदद कर दो। किसको हराने में? संसार चंद्र द्वितीय को हराने में मेरी मदद कर दो। मैं आपको बदले में कुछ शर्तें रखी होंगी कि मैं कुछ दे दूंगा आपको। ठीक है, अमर सिंह थापा क्वेश्चन आता है, किसके बुलाने पर संसार चंद्र द्वितीय के पास युद्ध करने के लिए आते हैं? महान चंद के कहने पर ये किससे लड़ते हैं? संसार चंद्र द्वितीय से फाइट करते हैं। ठीक है, गोरखा कमांडर महान चंद के बुलाने पर आ तो जाता है कहाँ? पहाड़ी रियासतों में। ये राजा नहीं था, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ये सिर्फ एक कमांडर था, एक सेनापति था और अपने समय का खूंखार सेनापति था। जैसे आपने सुना होगा ना चंगेज खान, सुना है आपने हिस्ट्री में, नाम काफी नाम है चंगेज खान का। कहाँ के थे वो? एक्चुअली मंगोल के थे। और उन्होंने कहाँ अपनी दहशत फैला के रखी थी? आ सकता है हिस्ट्री में बहुत जाना माना नाम है चंगेज खान। ठीक है, ये कहाँ के थे रहने वाले? ये मंगोल के थे। और मतलब इतनी बदनाम हो चुकी थी इनकी, होता है ना कि इतना खूंखार ऐसा होता है कि कोई अगर खतरनाक निकलेगा कोई इंसान तो उसकी सारी पुश्तों को वैसे जाना जाता है कि उसका ऐसा था। तो वैसे ही चंगेज खान की जितने भी पुश्ते थे इनको मंगोल कहा जाता है। और अगर किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये मंगोल है तो उसको सीधा कनेक्शन किससे माना जाता है? चंगेज खान से। तो इनका दहशत फैल के रखी थी चाइना में। चीन में इन्होंने खूब अफरा तफरी मचा के रखी थी। मतलब जहां ये जाता था लाशों के ढेर लग जाते थे। और होता है कि इनके पास एक भाला होता था और अपने भाले में इनकी जितनी मुंडियां रहेंगी सबकी मुंडियां काट के जितनी हत्या करेंगे, तो जिसके भाले में जितनी मुंडियां रहेंगी तो वो उतना शक्तिशाली रहता था। ये इनकी पहचान थी, ये किसी को नहीं छोड़ता था। वैसे ही आपके पास इसकी कार्बन कॉपी या फिर छोटा स्वरूप हम क्या कह सकते हैं इसको? अमर सिंह थापा को। इसकी दहशत यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में फैली थी, इसकी चाइना में। तो अमर सिंह थापा भी इसी की तरह कुछ कंपेयर किया गया था कि ये भी बहुत ही खतरनाक जहरीला हथियारा था। तो जब इसको पहाड़ी रियासतों में बुलाया, आ जाता है ये महानचंद के कहने पर और इसका युद्ध हो जाता है किसके साथ? संसार चंद्र द्वितीय के साथ। अब संसार चंद्र इतनी फाइट लड़ रहा था, ये जीत ही रहा था, तो इसको भी ये था कि ये कौन है, मैं इसको भी हरा दूंगा। तो इनका युद्ध होता है 1804 में। 1804 में 4 और 5 के बीच में लेना, फिर एक्शन डेट आएगी 1805, सॉरी 1805 में युद्ध होता है अमर सिंह थापा वर्सेस संसार चंद्र द्वितीय। और इस युद्ध का नाम है महल मोरियो युद्ध। हिस्ट्री में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, कौन सा युद्ध हुआ था? महल मोरियो। किस किस के बीच में? थापा वर्सेस संसार चंद्र द्वितीय। कब हुआ था? 1805 में। अब स्टार्टिंग में जब युद्ध चलता है तो दोनों साइड स्ट्रांग होती है, काफी अच्छे से युद्ध होता है। फिर जैसे जैसे युद्ध एक्सटेंड होता है, ऐसा थोड़ा कि यहाँ से एटम बम छोड़ दिया और खत्म कोई, ठीक है, लंबा चलता था। तो ये युद्ध स्टार्टिंग में तो अच्छे से चल रहा था, संसार चंद्र फाइट कर रहा था, फिर एक्सटेंड हो रहा था और इसको औरों की भी हेल्प मिल रही थी। जो आसपास के जितने भी राजा थे वो संसार चंद्र को हराना चाहते थे, तो सारे किसके साथ मिल जाते हैं? थापा के साथ हेल्प करके इसको युद्ध क्या करता है? लंबा चलता है। ये 1805 से लेके कंडीशन आ जाती है 1809 में। 1809 में जब ये युद्ध कंटिन्यूटी में चलता है तो संसार चंद्र द्वितीय की कंडीशन हो जाती है खराब। ये चला जाता है कहां पर? अपने कांगड़ा किले के अंदर ही चला जाएगा, भाग जाता है। ये कहां चला जाता है? कांगड़ा किले के अंदर चला जाता है ये। अब जब ये किले के अंदर चला जाता है तो थापा इसके बाहर बैठ जाता है कि तू कभी तो किले से बाहर निकलेगा, जब निकलेगा तो तेरे साथ लड़ाई की जाएगी।
और संसार चंद्र द्वितीय को अब परेशानी हो जाती है कि अभी जाएगा भी तो हाँ, किले से बाहर जाने को तो ये रहा नहीं, कितना सारा थापा का ही उधर उधर उसका चारों साइड इसको घेर लिया था। तो 1809 में जो संसार चंद्र द्वितीय है वो किले से बाहर निकलना चाहता था, किसकी मदद से? ठीक है, अब ये किले से बाहर निकलना चाहता था, आसपास के राजा इसकी हेल्प कर नहीं रहे थे, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट करता है पंजाब की राजा का नाम था रणजीत सिंह। किसके साथ करता है ये? रणजीत सिंह के साथ एक संधि करता है कि भाई मेरे को यहां से निकालो, बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा? बदले में मैं तुम्हें कांगड़ा किला प्लस 66 गांव दे दूंगा अगर तूने मेरे को यहाँ से निकाल दिया। ये कंडीशन थी किसकी? रणजीत सिंह ने, कि मैं निकालूंगा, मेरे को क्या चाहिए? कांगड़ा किला और दूसरा 66 गांव, अगर तू मुझे दे देगा तो मैं तेरे को महल से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, और यही आपके पास इस संधि को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी संधि। किस किस के बीच में हुई थी ये? पंजाब के राजा रणजीत सिंह और संसार चंद्र द्वितीय के बीच में 1809 में कौन सी संधि थी? ज्वालामुखी संधि। अब क्वेश्चन आता है कि ज्वालामुखी संधि की कंडीशंस क्या थी, शर्तें क्या थी? क्या शर्तें थी? कांगड़ा किला और 66 गांव किसको देंगे? ये रणजीत सिंह को देंगे। तो यहाँ से आपके पास इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं। सबसे पहला महल मुरियों का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? थापा और संसार चंद्र द्वितीय। कब हुआ? फिर उसके बाद हारने की कंडीशन में आपके पास संसार चंद्र द्वितीय आता है, तो एक संधि होती है, संधि का नाम है किस किस के बीच में होती है ज्वालामुखी संधि? संसार चंद्र द्वितीय। कंडीशन क्या थी ज्वालामुखी संधि की? ठीक है, ये संधि हो जाती है, इसको निकाल लेते हैं, कहीं जाके फिर से छुप जाता है संसार चंद्र द्वितीय। ठीक है, फाइट नहीं होती है इवेंचुअली। पर अब क्या होता है कि आया तो थापा क्या था? मदद के लिए आया था, संसार चंद्र को हराने के लिए आया था, जो कि हो चुका था। अब जब थापा यहाँ आ जाता है तो इसका मन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है कि अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ, सबसे प्रतापी मैं हूँ, मेरे अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हो सकता है, तो ये वापिस नहीं जाता है। अब ये क्या करता है? जिन रियासतों के राजा ने इसकी हेल्प की है, जिसके अंडर थे, अभी उनके ऊपर शासन करने लगता है। ठीक है, ये अब पहाड़ी रियासतों को नहीं छोड़ता है। आया तो था मदद करने के लिए, जैसे अंग्रेज आए थे व्यापार करने के लिए और बाद में शासन करने बैठ जाते हैं। तो इसकी दहशत यहाँ पे फैली रही थी। गोरखा का नाम काफी फेमस हो गया था, क्या नाम था इसका? अमर सिंह थापा। अब आपको पता है आपके पास ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ चुकी थी, रूल कर रही थी। कब आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत? और बात काम कर रहे हैं 1809 की, तो काफी अस्तित्व में आ चुकी थी आपके पास ईस्ट इंडिया कंपनी। जब उन्होंने देखा कि पहाड़ी क्षेत्रों में थापा बहुत चल रहा है, उसकी दहशत, तो वो भी उसकी क्या कि ये कल को प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी ना हो जाए, हमारे अगेंस्ट ना हो जाए, तो अंग्रेज क्या कर लेते हैं? इसके खिलाफ हो जाते हैं। ठीक है, किसके? अमर सिंह थापा का। कहते हैं कि तुम सिलेंडर कर दो या तो फिर हमारे अंडर आ जाओ। तो थापा इस चीज को मानने के लिए मना कर देता है। और बाद में कंपनी और थापा के बीच में युद्ध होता है। युद्ध होने से पहले वो उसको क्या देते हैं? शमन वगैरह भेजते रहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो थापा जाता है अपने राजा के पास कि मेरी हेल्प करो, हम क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं। तो जो आपके पास भूटान के राजा थे उन्होंने मना कर दिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे, तुम्हें जितना शासन करना था कर ले, लूट पाट के वापस आ जाओ, क्योंकि हम तो कंपनी के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। थापा नहीं मानता है और 1815 में इसका युद्ध होता है किसके साथ? कंपनी के साथ। राजा हेल्प नहीं करता है, तो इसलिए युद्ध हो रहा है 1815 में अमर सिंह थापा और वर्सेस कंपनी, अंग्रेज। थापा की हेल्प अब आस पड़ोस के राजा भी नहीं करेंगे। ठीक है, इसका जो अपना राजा है भूटान का, वो भी इसकी हेल्प नहीं कर रहा है। तो कहा जाता है जब 1815 में इसका युद्ध हो रहा था तो इसकी कंडीशन काफी खराब थी, नंगे पांव से युद्ध लड़े हैं, जबकि अंग्रेजों के पास क्या थी? बंदूकें थी, वो बंदूकों से युद्ध जीत रहे थे और हमारे पास इतना था नहीं, वो हथियार ही थे, जो भी भाला जो भी था। तो इसमें आपके पास हार जाता है कौन? अमर सिंह थापा। और यहाँ पर थापा की चैप्टर क्लोज हो जाता है। ठीक है, 1815 में अमर सिंह थापा की मृत्यु हो जाती है ब्रिटिश गोरखा लड़ाई में। तो कब होती है ब्रिटिश गोरखा लड़ाई? 1815 में। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट राजा आपके पास कौन से थे? संसार चंद्र द्वितीय। इनके समय में काफी संस्कृति का भी विकास हुआ है, साम्राज्य का विस्तार हुआ है, कांगड़ा का भी काफी विकास हुआ है। इसके बाद युद्ध होता है, युद्ध के बाद थापा भी चला जाता है और अंग्रेजों के पास क्या जाती है? कांगड़ा किले के अंदर अंग्रेज आ जाते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री से आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आएंगे। क्लियर हुआ? किसी को कुछ पूछना हो हिस्ट्री से?
नहीं क्लियर है। अब मैं पूछूं आपसे क्वेश्चन,